Hello everyone, myself Assistant Professor Janvi Dave from Computer Engineering Department, Shri Swaminarayan Institute of Technology, BAT. In our previous session, we have discussed about some code optimization techniques. वो सारी code optimization technique हमने जो discuss की थी, वो code optimization technique intermediate code को optimize करने के लिए use होती है. Today we are going to discuss about pfolio optimization, which is used to optimize the actual code. कोड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक के अंदर हमने ऑलमोस्ट 6 मेथड्स देखी थी, जिसमें फर्स्ट थी कंपाइल टाइम इवोल्यूशन, जिसके अंदर 2 मेथड्स हमने देखी थी, दैट इज़ फोल्डिंग एंड कांस्टेंट प्रोपोगेशन. उसके बाद की मेथड थी कॉपी प्रोपोगेशन मेथड. थर्ड इज़ कोड मोशन मेथड. फोर्थ इज़ कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन मेथड एंड डेड कोड एलिमिनेशन मेथड. तो ये सारी मेथड्स जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है वो आपकी इंटरमीडिएट कोड ऑप्टिमाइजेशन की मेथड थी. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट pfolio ऑप्टिमाइजेशन फॉर so we can say that optimization for actual code. So let's start with the method of pfolio optimization. बेसिकली pfolio ऑप्टिमाइजेशन है क्या, जो मैंने आपको प्रीवियस सेशन में उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था, तो मैं आज आपको वापस से बता देती हूँ कि बेसिकली pfolio ऑप्टिमाइजेशन क्या है. तो pfolio ऑप्टिमाइजेशन इज़ अ सिंपल एंड इफेक्टिव टेक्निक फॉर लोकली इम्प्रूविंग टारगेट कोड. मतलब हमारे एक्चुअल कोड को अगर आपको लोकली इम्प्रूव करना है, ऑप्टिमाइज़ करना है, तो विद द यूज़ ऑफ pfolio ऑप्टिमाइजेशन आप ये चीज़ इजीली कर पाओगे. दिस टेक्निक इज़ अप्लाइड टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द टारगेट प्रोग्राम by examining the short sequence of target instructions and replacing this instruction by shorter or faster sequence whenever possible. pfolio is a small moving window on the target program. pfolio ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर जो फर्स्ट चीज़ हम करने वाले हैं दैट इज़ रिडंडेंट लोड्स एंड स्टोर्स. Especially the redundant loads and stores can be eliminated in the following type of transformation. For example, move r0, x, move x, r0. नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले हमने क्या किया, x की वैल्यू को r0 रजिस्टर के अंदर ट्रांसफ़र किया. उसके बाद हमने किया r0 रजिस्टर की वैल्यू को x के अंदर ट्रांसफ़र किया. देन वी कैन एलिमिनेट द सेकेंड इंस्ट्रक्शन सिंस x इज़ ऑलरेडी इन द r0. तो अगर आप एक रजिस्टर की चीज़ दूसरे में डालोगे और दूसरे की वापस से उसमें ही डालोगे, तो दोनों रजिस्टर में वैल्यूज़ जो है वो सेम होने वाली है. इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, जो लोड और स्टोर ऑपरेशन हम सेम के सेम रजिस्टर्स के ऊपर परफॉर्म करवा रहे हैं, उसे हम रिड्यूस करने का ट्राई करेंगे. दैट इज़ द फर्स्ट मेथड ऑफ pfolio ऑप्टिमाइजेशन. सेकेंड इज फ्लो ऑफ कंट्रोल ऑप्टिमाइजेशन. The unnecessary jumps can be eliminated in either the intermediate code or the target code by the following type of pfolio optimization. We can replace the jump sequences. कभी कभी आप देख सकोगे कि जब आप असेंबली कोड लिखते हो तो अननेसेसरी जंप्स आ जाते हैं. मतलब एक जंप से अगर आप जाओगे तो दूसरी जगह जाके भी आपको दूसरा जंप बोलेंगे. इसके अलावा हम ये चीज़ कर सकते हैं कि x से आप y पे गए और y से z पे गए. उससे अच्छा है कि हम डायरेक्टली x से z पे चले जाए, ताकि x से y वाला जंप जो है वो रिड्यूस कर सकेंगे हम. तो विद द यूज़ ऑफ फ्लो कंट्रोल ऑप्टिमाइजेशन मेथड ऑफ pfolio ऑप्टिमाइजेशन हम ऐसे अननेसेसरी जंप्स को रिड्यूस करवा सकते हैं. यहाँ पे आप देखो गो टू L1 है, और जैसे ही आप L1 पे गए आपको बोला L2 पे चले जाओ. उससे अच्छा है कि हम पहले ही गो टू L2 कर दें. मतलब पहले ही फेज़ में हम डायरेक्टली L2 पे चले जाए, क्योंकि L1 के अंदर तो हम जा ही नहीं रहे हैं. L1 की एक भी लाइन हम एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं. L1 की फर्स्ट लाइन पे ही आपको ये चीज़ बोल दी है कि गो टू L2. तो हम डायरेक्टली गो टू L1 से L1 पे नहीं जाएंगे, डायरेक्टली हम क्या करेंगे, L2 पे चले जाएंगे. इट मे बी पॉसिबल टू एलिमिनेट द स्टेटमेंट गो टू L2 provided it is preceded by an unconditional jump. Similarly the sequence can be replaced by, देखो यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल दिया है, if a is less than b then go to L1, और L1 पे जाके आप बोल रहे हो कि L2 पे जाओ. तो ये चीज़ भी हम सेम चीज़ से रिप्लेस कर सकते हैं. अगर बोला क्या है, कंडीशन दी है, कंडीशन देने के बाद आपको तुरंत कोई दूसरे लोकेशन पे भेज रहे हैं और वो दूसरे लोकेशन पे जाने के बाद आपको कोई तीसरे लोकेशन पे भेज रहे हैं, उससे अच्छा है हम डायरेक्टली वो लोकेशन पे चले जाए. क्योंकि हम एक भी लाइन एग्जीक्यूट नहीं करवा रहे हैं तो हम डायरेक्ट जंप भी परफॉर्म करवा सकते हैं. तो यहाँ पे ये जो दो एग्जाम्पल मैंने दिखाए उसमें आपके 2 अननेसेसरी जंप्स थे जो हमने रिड्यूस कर दिए विद द यूज़ ऑफ
फ्लो ऑफ कंट्रोल ऑप्टिमाइजेशन मेथड। थर्ड मेथड है एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन। पीफोलियो ऑप्टिमाइजेशन इज़ एन इफेक्टिव टेक्निक फॉर एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन। जैसे आप देख सकते हो कई एक्सप्रेशंस में हमें ये दिया होता है कि कुछ वैल्यू को हमें ज़ीरो से ऐड करना है, कुछ वैल्यू को हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो चीज़ है वो कोई अफेक्ट करती ही नहीं हमारे कोड पे, क्योंकि आप कोई भी वैल्यू को ज़ीरो से ऐड करवाओगे तो वैल्यू वो ही रहने वाली है, और कोई भी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो भी वैल्यू सेम ही रहने वाली है। तो इसका मतलब है कि ऐसे स्टेटमेंट्स जो है उसे हम विद द यूज़ ऑफ एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन ऑफ पीफोलियो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके बाद की हमारी मेथड है रिडक्शन इन स्ट्रेंथ मेथड। रिडक्शन इन स्ट्रेंथ हमने ऑलरेडी कोड ऑप्टिमाइजेशन मेथड में भी देखा हुआ है, वो सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो रही है। देखो, सर्टेन मशीन इंस्ट्रक्शंस आर चीपर देन द अदर्स। अब कोई मशीन इंस्ट्रक्शन चीपर है कि कॉस्टली है, वो आप कैसे डिसाइड करोगे? तो उसकी ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी से ही हम डिसाइड करेंगे, उसके ऑपरेटर की स्ट्रेंथ से ही हम डिसाइड करेंगे, और वो स्ट्रेंथ जो है वो पर्टिकुलर ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी से डिसाइड होता है। तो विद द यूज़ ऑफ रिडक्शन इन स्ट्रेंथ मेथड हम क्या करेंगे, ऐसी इंस्ट्रक्शंस को मतलब कॉस्टलियर इंस्ट्रक्शन को चीपर इंस्ट्रक्शन से रिप्लेस कर देंगे। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ द इंटरमीडिएट कोड वी कैन रिप्लेस दिस इंस्ट्रक्शन बाय इक्विवेलेंट चीपर इंस्ट्रक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, आपको बोला है कि एक्स स्क्वायर करो, तो अगर आप एक्स रेज टू 2 मतलब एक्स पावर ऑफ 2 करोगे तो दैट इज चिपर देन एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी हायर है पावर की प्रायोरिटी से, तो हम एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स नहीं करेंगे पर एक्स स्क्वायर परफॉर्म कर देंगे। सिमिलरली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर चिपर देन द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, सो वी कैन ऐड इफेक्टिवली इक्विवेलेंट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मतलब हम क्या करेंगे, जो भी एडिशन जो भी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हम परफॉर्म करवा रहे हैं वो हम अगर पॉसिबल हो तो उसे हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन से परफॉर्म करवाएंगे। जैसे हमने आगे के लेक्चर में हमारा ये एग्जांपल ऑलरेडी देखा हुआ है कि मुझे x मल्टीप्लाई बाई 7 करवाना है और x जो है वो मैं 50 टाइम्स घुमाऊंगी, तो वो मैं एडिशन का यूज़ करके भी कर रही थी। तो वो सेम चीज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं, बट ये चीज़ हम असेंबली कोड यहाँ की टारगेट कोड के ऊपर अप्लाई करेंगे, ना कि हम इंटरमीडिएट कोड के ऊपर। तो दिस इज़ अ मेथड ऑफ पीफोलियो ऑप्टिमाइजेशन। उसके बाद मेथड जो आती है पीफोलियो ऑप्टिमाइजेशन की, दैट इज़ मशीन इडियम्स। मशीन इडियम्स का मतलब क्या होता है कि कुछ टारगेट इंस्ट्रक्शंस ऐसी होती है दैट टारगेट इंस्ट्रक्शंस हैव इक्विवेलेंट मशीन इंस्ट्रक्शन फॉर परफॉर्मिंग सम ऑपरेशन। जैसे आप ऑटो इंक्रीमेंट और ऑटो डिक्रीमेंट का आपको पता होगा। ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब होता है आई प्लस प्लस, मतलब हर बार आपका आई जो है वो एक वैल्यू से इंक्रीमेंट होता जाएगा। आई माइनस माइनस मतलब अब हर बार आपका आई जो है वो एक एक वैल्यू से डिक्रीज होता जाएगा। तो वो चीज़ जो है वो ऑटो इंक्रीमेंट और ऑटो डिक्रीमेंट बोलते हैं हम उसे। दैट इज़ और मशीन इडियम्स, मतलब ऐसी इंस्ट्रक्शंस हमारे पास अवेलेबल है। तो विद द यूज़ ऑफ दैट इंस्ट्रक्शंस हम हमारी जो कोड है वो ईजिली एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। Hence, we can replace this target instruction by equivalent machine instruction in order to improve the efficiency. Some machines have, देखो मैंने यही एग्जांपल दिया था कि some machines have auto increment and auto decrement addressing mode। तो हम क्या करेंगे, ये मोड का यूज़ करने की जगह हम क्या करेंगे, आई प्लस प्लस यूज़ नहीं करेंगे, पर हम क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 यूज़ करेंगे, क्योंकि ये जो है वो सिंपल इंस्ट्रक्शन हो जाती है। और आई प्लस प्लस आई माइनस माइनस जो है वो आपकी मशीन इडियम्स वाली, मतलब कि जिसकी प्रायोरिटी हायर है, ऐसी इंस्ट्रक्शन हो जाती है। तो हम ऐसी इंस्ट्रक्शन को हमारे सिंपल इंस्ट्रक्शन कोड से रिप्लेस करने का ट्राई करेंगे। तो विद द यूज़ ऑफ दिस मेथड्स, जो ये मेथड्स हमने आगे डिस्कस की है, वो सारी मेथड्स का यूज़ करके आप एक्चुअल कोड को ऑप्टिमाइज़ कर सकोगे, एक्चुअल कोड को इम्प्रूव कर सकोगे। तो पीफोलियो ऑप्टिमाइजेशन इज़ बेसिकली यूज टू इम्प्रूव द एक्चुअल कोड और टारगेट कोड और असेंबली कोड, ऐसा भी आप बोल सकते हो। तो ये जो सारी मेथड्स हमने देखी है वो एक्चुअल कोड इम्प्रूव करने की मेथड थी। यहाँ पे हमारा पीफोलियो ऑप्टिमाइजेशन जो है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ लूप इन फ्लो ग्राफ। अब आपके फ्लो ग्राफ्स के अंदर लूप क्या होता है, तो सबसे पहले ये चीज़ समझने के लिए हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज़ है वो समझनी पड़ेगी। एक और बात मैं आपको बता देती हूँ, ये चीज़ें आपको बस समझनी है,
इसको आपको पढ़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें एग्ज़ाम में नहीं आएगी। जो मैंने आपको पहले ही बोला कि कोड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक एंड पी फॉलो ऑप्टिमाइजेशन जो है वो दोनों चीज़ें एग्ज़ाम में आने वाली है, पर ये जो है वो एग्ज़ाम में नहीं आएगा। तो हम इसे एक बार ब्रीफली देख लेते हैं। सबसे पहले आता है डोमिनेटर्स। तो कोई भी फ्लो ग्राफ होगा, वो फ्लो ग्राफ के अंदर डोमिनेटर हम किसे बोलेंगे, तो अ नोड डी डोमिनेट्स एन if every path to node n from initial node goes through D only. This can be denoted as D dom n. मतलब आपका कोई नोड है D, D dom n हम कब बोलेंगे, जब आप कोई भी पाथ एक नोड से दूसरे नोड पे ले लो, मतलब इनिशियल से आपको n पे जाना है, तो इनिशियल से n पे आप जब जा रहे हो तब कोई एक नोड बीच में ऐसा होगा जो हर एक पाथ में आएगा, दैट इज़ योर डोमिनेटर्स. Every initial node dominates all the remaining node in the flow graph. Every node dominates itself. यहाँ पे देखो, मुझे अगर 5 पे जाना है तो 1 2 2 2 3 2 5, अगर 3 पे जाना है तो 1 2 2 2 3, अगर 4 पे जाना है तो 1 2 2 2 4. अब 1 यहाँ पे इनिशियल नोड हो गया, 2 जो है वो डोमिनेटर हो गया. क्यों? क्योंकि 2 एक नोड ऐसा है जो आप कोई भी पार्ट से 5 पे जाओ, 1 2 2 2 3 2 5, 1 2 2 2 4 2 5, तो भी कोई भी पाथ आप फॉलो करोगे तो भी 2 बीच में आ ही रहा है. तो यहाँ पे 2 जो है वो आपका डोमिनेटेड नोड हो गया. नोड 1 इज इनिशियल नोड एंड इट डोमिनेट्स एवरी नोड एज इट इज़ इनिशियल नोड. नोड 2 डोमिनेट्स 3 4 एंड 5, जैसे मैंने आपको बोला. तो यहाँ पे बेसिक आपका जो डोमिनेटर होता है वो 2 होता है. 1 जो है वो इनिशियल भी है और डोमिनेटर भी है. क्यों? क्योंकि 1 हर एक नोड को डोमिनेट करेगा. 2 3 4 5 कहीं पे भी आपको जाना है तो आप 5 पे 1 से ही जा पाओगे. तो जब भी कोई इनिशियल नोड होता है वो डोमिनेटर तो होता ही है, उसके अलावा हम कोई डोमिनेटर जो है वो ग्राफ में से फाइंड कर सकते हैं. उसके बाद का टॉपिक है नेचुरल लूप्स. There are two essential properties of natural loop. First, a loop must have single entry point called the header. This point dominates all node in the loop. And second, there must be at least one way to iterate the loop. कोई भी लूप है उसके पास दो प्रॉपर्टी है. फर्स्ट प्रॉपर्टी है, कोई भी लूप है उसके पास एक सिंगल एंट्री पॉइंट होगा जिसे हम हेडर बोलेंगे, और वो एंट्री पॉइंट जो है वो हर एक नोड को डोमिनेट करेगा. जैसे हमने आगे डिस्कस किया कि 1 जो है वो इनिशियल नोड भी है, मतलब उसे हम हेडर भी बोल सकते हैं, तो वो हर एक नोड को डोमिनेट करता है. और सेकेंड प्रॉपर्टी है, देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन वे टू इटरेट द लूप. कोई एक वे तो होता ही है पूरे लूप को इटरेट करने के लिए. यहाँ पे आप देख सकते हो, मुझे 1 से 6 में जाना है तो 1 इज़ आवर हेडर, एंड यहाँ पे हमें दो लूप टोटल मिल रहे हैं, 1 2 3 5 6, 1 2 4 5 6, दो रास्ते मिल रहे हैं टू इटरेट द लूप. तो एटलीस्ट वन वे तो होता ही है. तो 1 is our header and 6 to 1 is our natural loop. उसके बाद आता है इनर लूप्स. तो इनर लूप इज़ अ लूप दैट कंटेन्स नो अदर लूप. इनर लूप एक ऐसा लूप है जिसके अंदर कोई और लूप नहीं होता है. मतलब इनर मोस्ट लूप जिसे आप बोल सकते हो. एक लूप के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा. अगर तीसरे के अंदर कोई लूप नहीं है तो आप वो थर्ड लूप को क्या बोलोगे, दैट इज़ आवर इनर लूप. यहाँ पे आप देख सकते हो कि 4 to 2, दैट मीन्स सॉरी, द इनर लूप इज़ 4 to 2. क्यों? क्योंकि हमें 2 to 3 to 4 और 4 to 2 मिल रहा है. ठीक है, 4 से हम 5 पे भी जा सकते हैं और 2 पे भी जा सकते हैं. और लूप आप किसे बोलोगे, मतलब कोई क्लोज्ड ग्राफ, दैट इज़ आवर लूप इन दिस टॉपिक्स. तो 2 to 3 to 4 में 2 to 3 to 4 to 2, वहाँ पे आपका 4 to 2 जो हो गया वो इनर लूप हो गया. क्योंकि ये मतलब ये पूरा 2 to 3 to 4 to 2 ये पूरा जो है वो आपका इनर लूप हो जाएगा. आउटर लूप कौन सा होगा, 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 1, दैट इज़ आवर आउटर लूप. तो अब ये इनर लूप के अंदर कोई लूप नहीं है, इसलिए हम इसे इनर लूप बोल सकते हैं. पर मैंने जो आउटर लूप बोला उसके अंदर एक इनर लूप है, तो उसे हम इनर लूप नहीं बोल सकते. मतलब 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 1 को हम इनर लूप नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि उसके अंदर कौन सा लूप है, 2 2 3 2 4 2 2. तो 2 2 3 2 4 2 2 को हम इनर लूप बोलेंगे और उसके ऊपर वाले लूप को हम आउटर लूप बोलेंगे. उसके बाद आता है प्री हेडर्स. सेवरल ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर अस टू मूव स्टेटमेंट्स बिफोर द हेडर.
Therefore, begin treatment of a loop L by creating a new block called a pre-header. The pre-header has only the header as a successor. हेडर के ऊपर हम अगर एक हेडर ले लें तो दैट इज़ अ प्री हेडर, और प्री हेडर का सक्सेसर जो होता है वो हमारा एक्चुअल हेडर होता है. देखो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका कोई हेडर है, उसके अंदर एक ब्लॉक है. अब वो ब्लॉक पे से आप अनदर हेडर पे अगर जा सकते हो और वो अनदर हेडर का सक्सेसर इज़ योर एक्चुअल हेडर, देन दैट इज़ कॉल्ड अ प्री हेडर. Reducible flow graph. The reducible graph is a flow graph in which there are two types of edge, forward edge and backward edge. अगर आपके कोई ग्राफ के अंदर फॉरवर्ड एज भी है और बैकवर्ड एज भी है, कोई पर्टिकुलर नोड्स के अंदर दोनों एजेस है, तो उसे हम रिड्यूसिबल फ्लो ग्राफ बोल सकते हैं. रिड्यूसिबल फ्लो ग्राफ के जो एजेस होती है उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द फॉरवर्ड एज फॉर्म्स एन असाइक्लिक ग्राफ. द बैकवर्ड एज आर सच एजेस हुज हेड डोमिनेटर्स देयर टेल. देखो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज अ रिड्यूसिबल फ्लो ग्राफ. और रिड्यूसिबल फ्लो ग्राफ हम कैसे बोलेंगे कि हमारी फॉरवर्ड एज जो है उसके पास साइक्लिक ग्रुप होता है, मतलब वो साइकिल जनरेट नहीं होने देता है. जैसे आप यहाँ पे देखो 2 to 3 है, 2 to 4 है, 3 to 5 है, 4 to 5 है. अगर 3 to 4, 3 to 5, 5 to 4 और 4 to 2 होता तो वो साइकिल जनरेट हो जाती, मतलब साइक्लिक ग्राफ हो जाता. तो हमारी फॉरवर्ड एजिस जो है वो असाइक्लिक ग्राफ जनरेट करती है और बैकवर्ड एजिस जो है वो हमारे टेल को हेड से डोमिनेट करवाती है. मतलब देखो 5 इज़ और टेल एंड 1 इज़ और हेड, तो 5 से हम 1 पे जा सकते हैं, मतलब टेल ने हेड को डोमिनेट किया है. तो उस ऐसे ग्राफ को हम रिड्यूसिबल फ्लो ग्राफ बोल सकते हैं. उसके बाद आता है नॉन रिड्यूसिबल फ्लो ग्राफ. अ नॉन रिड्यूसिबल फ्लो ग्राफ इज़ अ फ्लो ग्राफ इन विच there are no back edges. Forward edges may produce cycle in the graph. कोई बैकवर्ड एजेस नहीं होती है और फॉरवर्ड एजेस जो है वो ग्राफ के अंदर साइकिल जनरेट कर सकते हैं. जहाँ यहाँ पे आप देख सकते हो 1 to 2, 2 to 3 एंड 3 to 1 नहीं है, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 2 अगेन. तो आपका कोई पर्टिकुलर फॉरवर्ड एजेस जो है वो भी साइकिल जनरेट कर सकती है. जैसे यहाँ पे आप देखो 2 to 3, 3 to 2, 2 to 3, 3 to 2, दैट मेक्स अ साइकिल. तो ऐसे ग्राफ को हम नॉन रिड्यूसिबल ग्राफ बोल सकते हैं. दूसरी बात हम ये भी बोल सकते हैं कि जो ग्राफ रिड्यूसिबल नहीं है वो नॉन रिड्यूसिबल फ्लो ग्राफ हो जाएगा. उसके बाद आता है ग्लोबल डेटा फ्लो एनालिसिस. हम ये देख लेते हैं ये टॉपिक कितना है. नहीं तो हम इसे हमारे नेक्स्ट सेशन में देखेंगे. इसे हम हमारे नेक्स्ट सेशन में ही देखेंगे क्योंकि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इतना बड़ा भी नहीं है. हम हमारे नेक्स्ट सेशन में इसे देख लेंगे. अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं. और नेक्स्ट सेशन में ये जो टॉपिक मैं आपको बोल रही हूँ वो भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर हम एक बार देख लेंगे. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज सेशन एंड स्टे कनेक्टेड फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़ गाइज. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस.